हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम अपना 9th चैप्टर फिनिश ऑफ करने वाले हैं विद द टॉपिक वर्किंग कैपिटल एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। बिजनेस को दो तरह की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और उसके फैक्टर्स लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे factors affecting working capital requirements. So let's connect to commerce and let's learn about working capital requirements कि कहां पर working capital requirements ज्यादा होती हैं और कहां पर कम होती हैं। So let's learn. सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल। दो तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। एक तो होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, जिसमें सिर्फ करंट असेट्स लिए जाते हैं, लेकिन मोर अप्रोप्रिएटली नेट वर्किंग कैपिटल लिया जाता है। उसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, क्योंकि जो भी टोटल करंट असेट्स के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें से कुछ रिक्वायरमेंट्स तो करंट लायबिलिटीज से पूरी हो जाती हैं और जो करंट लायबिलिटीज से पूरी नहीं होती हैं वो लॉन्ग टर्म सोर्सेस से पूरी की जाती हैं। सो यू नोट डाउन दिस लाइन, सम पार्ट ऑफ द करंट असेट्स इज फाइनेंस्ड बाय द current liabilities and the rest is financed by long term sources and that is called as NWC, that is called the net working capital। क्योंकि करंट लायबिलिटीज में बच्चों शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं या शॉर्ट टर्म एडवांसेस होते हैं या फिर क्रेडिटर्स से जो क्रेडिट पीरियड अवेल किया जाता है वो होता है। तो इसीलिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जो करंट असेट्स की जो हैं, वो करंट लायबिलिटीज से ही पूरी हो जाती हैं और जो उससे पूरी नहीं हो पाती हैं वो लॉन्ग टर्म फंड से पूरी करनी पड़ती हैं। यहाँ बच्चों देखिए, मैंने आपके लिए टोटल जो 12 फैक्टर्स हैं वो इस तरह से प्रेजेंट कर दिए हैं कि जहां पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हाई हैं वो मैंने अंडर द सर्कल लिख दिया है ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक ये है भी नहीं, सिर्फ हमें ये देखना है कि पर्टिकुलर फैक्टर में या पर्टिकुलर सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हाई होंगी या लो होंगी और वो क्यों होंगी। देखो बच्चों, कभी बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता नहीं है कि एक्सप्लेन ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जो आपको पूरी 12 हेडिंग्स याद करनी पड़े। ज्यादातर केस स्टडीज पे क्वेश्चन आता है इसमें से कि आपको सिचुएशंस दी होंगी और उन सिचुएशंस के हिसाब से आपसे पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हाई होंगी या लो होंगी। तो आपको या तो विदाउट रीजनिंग या विद रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको अगर ये समझ में आ जाए कि कहाँ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होंगी और क्यों होंगी, तो आप आसानी से उस तरह की केस स्टडीज और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो लेट्स लुक एट ऑल दीज 12 फैक्टर्स। 12 फैक्टर्स के नाम आप लिस्ट बना लीजिए। नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल, credit allowed, credit availed, growth prospects, operating efficiency, seasonal factors, level of competition, inflation and availability of the raw material। अब एक एक करके मैं आपको इसमें सिर्फ ये समझाती रहूंगी कि कहां पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है और कहां पर कम है। तो जो ज्यादा है वो मैंने सर्कल में लिख दिया, जो लो है वो मैंने रेड कलर से लिख दिया है, क्योंकि वाइस वर्सा होता है। सबसे पहले देखिए नेचर ऑफ बिजनेस, कि अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, उसके स्टॉक्स मेंटेन किए जाते हैं और उस तरह से जो प्रोडक्शन और सेल्स के बीच में गैप आ जाता है और सेल्स रेवेन्यू से ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती है। लेकिन जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है उसमें खरीदा जाता है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो वहां पे जो टाइम गैप होता है परचेज एंड सेल के बीच में वो थोड़ा सा कम होता है। तो उस केस में डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी कम हो जाती हैं। तो सीधा सीधा नेचर ऑफ बिजनेस में आपको एक्सप्लेन करना है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है। और क्यों ज्यादा है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रोडक्शन और सेल्स के बीच में गैप आ जाता है। उसके बाद देखिए साइज ऑफ द बिजनेस, बहुत ही सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फैक्टर है। लार्ज साइज होगा बिजनेस का तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होंगी, वाइस वर्सा स्मॉल साइज होगा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम होंगी।
उसके बाद कम टू द थर्ड फैक्टर, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दो तरह की बिजनेस साइकिल्स होती हैं, बूम पीरियड्स होते हैं, डिप्रेशन पीरियड्स होते हैं। तो अगर बूम पीरियड है जिसमें हर चीज के रेट्स जो हैं वो हाई चले जाते हैं, तो उस केस में स्टॉक मेंटेनेंस में भी ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, कैश भी मेंटेन रखना पड़ेगा, बैंक बैलेंस भी मेंटेन रखना पड़ेगा, ताकि जो भी डे टू डे एक्टिविटीज हैं वो विदाउट इंटरप्शन पूरी हो सके। तो बूम पीरियड में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हो जाती हैं और डिप्रेशन पीरियड में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स लो हो जाती हैं। उसके बाद है प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल होती है बच्चों द साइकिल ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। यहां पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, आप इसको अपने पास पूरा पूरा नोट कर लीजिए कि द साइकिल, द टाइम पीरियड in which the raw material is converted into the finished goods। वो 3 महीने हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है। तो अगर ये प्रोडक्शन साइकिल बड़ी होती रहेगी तो उस केस में फंड्स ब्लॉक्ड ज्यादा होते रहेंगे और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती रहेंगी। तो जितना लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल होगा उतनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होंगी, और जितना शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल होगा उतनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम होंगी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड, इन दोनों में उल्टा हो जाएगा। क्रेडिट अलाउड का मतलब होता है कि हम अपने कस्टमर्स को, जिनको सेल्स करती है कंपनी, उनसे कितने टाइम बाद जो है वो पैसा रिकवर करती है। तो अगर कोई कंपनी बहुत लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करती है, मतलब कि वो बहुत लंबा टाइम अपने कस्टमर्स को क्रेडिट अलाउ कर देते हैं, 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने, तो उस केस में उनके फंड्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। सेल्स तो उन्होंने कर दी पर पैसा नहीं आया। तो अगर क्रेडिट अलाउड जो है बहुत लिबरल है या लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अलाउ किया गया है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगी। और अगर क्रेडिट अलाउड जो है कंजर्वेटिव पॉलिसी है, आप बहुत छोटे टाइम के लिए क्रेडिट अलाउ करते हैं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो आपके पास जल्दी से पैसा आ जाएगा, आपने सेल्स किया, आपके पास पैसा आ गया, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी कम हो जाएंगी क्योंकि सेल्स से ही वो पूरी हो जाएंगी। उससे उल्टा हो जाएगा बच्चों क्रेडिट अवेल्ड में। क्रेडिट अवेल्ड अगर लेस होता है, मतलब जिससे हमें क्रेडिट मिल रहा है, जो हमारे सप्लायर्स हैं उनसे हमें क्रेडिट मिलता है, तो अगर वो हमें कम क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहे हैं, जो हम अवेल कर रहे हैं वो लेस क्रेडिट है, तो उस केस में हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगी क्योंकि हमें जल्दी जल्दी पैसा अरेंज करना पड़ेगा उनको देने के लिए। और उसके अपोजिट अगर हम ज्यादा अवेल कर रहे हैं, वो हमें 8 महीने का क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं, 12 महीने का क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं और हम अवेल कर रहे हैं, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो है वो कम हो जाएंगी। उसके बाद देख लेते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अगर कंपनी को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं, एक्सपैंड एंड ग्रो कर सकती है, वो किसी नए वेंचर में पैसा इन्वेस्ट करके अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहती है, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज अगर कंपनी को दिखाई दे रही हैं, अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा हैं तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा हैं, और अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स लेस हैं तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी लेस हैं। कम टू द नेक्स्ट फैक्टर, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी होती है द एफिशिएंसी विद विच द असेट्स आर यूज्ड बाय द बिजनेस। उसके स्टॉक, उसके डेटर्स, उसका कैश, उसका बैंक बैलेंस, जो भी उसके पास करंट असेट्स हैं, वो कैसे उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। तो अगर किसी बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी लेस है, कम है, बहुत एफिशिएंटली वो अपने करंट एसेट्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होंगी। लेकिन एज अगेंस्ट एक बिजनेस है बहुत ही एफिशिएंटली फुलेस्ट पोटेंशियल पे वो अपना वर्किंग कैपिटल यूज कर रहा है, आइडल फंड्स रहने नहीं दे रहा है, डेटर्स को बहुत सारी रेशियोज कैलकुलेट करके स्टॉक, इन्वेंट्री, डेटर्स सब कुछ वो बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज कर रहा है, तो अगर वो हाईली एफिशिएंट है बिजनेस तो उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम हो जाएंगी क्योंकि उसकी वो एफिशिएंसी से वर्किंग कैपिटल की कमी को पूरा कर लेगा और उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम हो जाएंगी। कम टू द सीजनल फैक्टर्स। देखो बच्चों, कुछ तो नॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं जो पूरे साल बिकते रहते हैं,
कुछ सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे अम्ब्रेलाज हो गए, एयर कंडीशनर्स हो गए, हालांकि अब तो ये भी पूरे साल बिकते हैं, लेकिन फिर भी रेन कोट्स हो गए, कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सीजनल बेसिस पे बेचे जाते हैं। तो जब सीजन आता है उस प्रोडक्ट का और वो पीक सीजन कहलाता है, तो अगर सीजनल प्रोडक्ट्स हैं और पीक सीजन है तो उस केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होंगी। और उसके अगेंस्ट जब सीजनल डिमांड्स कम है तो उसे लीन सीजन कहते हैं, तो लीन सीजन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम होंगी क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है और बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करनी पड़ रही, बहुत ज्यादा कैश नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं मेंटेन करना पड़ रहा है। तो लीन सीजन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स लो है और पीक सीजन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हाई है। फिर उसके बाद लेवल ऑफ कंपटीशन, बहुत ही सिंपल फैक्टर है। अगर एक बिजनेस है उसके इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और उसको उन कॉम्पिटिटर्स को फेस करने के लिए अपने स्टॉक की मेंटेनेंस, अपने कैश की मैनेजमेंट, इन सब चीजों पे बहुत ध्यान देना है, ज्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल पे अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है, तो जब वेरी हाई लेवल ऑफ कंपटीशन होता है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी उस बिजनेस की बढ़ जाएंगी। और बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, उसकी मोनोटोनी है और वो लगातार सेल करता रहता है विदाउट अफेक्टेड बाय द कॉम्पिटिटर्स, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स लेस होंगी। कम टू द नेक्स्ट फैक्टर, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होती है महंगाई। अगर महंगाई दर बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाता है, तो उस केस में सारी चीजें ही महंगी हो जाती हैं, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी हाई हो जाएंगी। और अगर इन्फ्लेशन कम है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम होंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। देखो, जो प्रोडक्ट है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉस्ट होता है वो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल होता है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ लेबर होता है। तो अगर हमारा रॉ मटेरियल बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं है और हम आज ऑर्डर प्लेस करते हैं और 3 महीने बाद हमारा रॉ मटेरियल आता है, तो इसका मतलब हमें बहुत एडवांस पेमेंट करके रॉ मटेरियल्स के लिए अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। तो उस टाइम पीरियड को, ये जो टाइम पीरियड होता है प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्डर एंड रिसीप्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, उसको कहा जाता है लीड टाइम। तो अगर हमारा लीड टाइम लार्जर है, बहुत ज्यादा है, मतलब 5-5 महीने लग रहे हैं, 6-6 महीने लग रहे हैं, आज ऑर्डर प्लेस करा 6 महीने बाद रॉ मटेरियल आएगा, तो इस तरह की अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल में अगर ज्यादा टाइम लग रहा है, लीड टाइम ज्यादा है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा होंगी क्योंकि बहुत सारा पैसा अरेंज करना पड़ेगा ताकि हमारे पास स्टॉक मेंटेन रहे और हम एडवांस में उनको मंगा कर रख लें और हमारा जो प्रोडक्शन है या सेल्स है वो अनइंटरप्टेड रहे। लेकिन एज अगेंस्ट दिस कि अगर हमें आसानी से रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, हमने आज ऑर्डर दिया 2 दिन बाद हमें मिल गया या थोड़े कम ड्यूरेशन में मिल गया, तो उस केस में हमें अपने फंड्स ब्लॉक नहीं करने पड़ते, फ्री फ्लो से ही हम अपने रॉ मटेरियल्स को मंगा लेते हैं। तो उस केस में अगर लेस लेड टाइम है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी कम होंगी। तो बच्चों, ये इस पूरे चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि कहां पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ज्यादा है। एक बार मैं फिर सम अप कर देती हूं आपके लिए कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, लार्ज साइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, बूम पीरियड्स में, लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल के केस में, लिबरल अगर क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करती है, कंपनी अलाउ करती है, या उसको कम क्रेडिट अवेल होता है, या उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज्यादा हैं, अगर पीक सीजन है, अगर लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत हाई है, अगर इन्फ्लेशन है और लीड टाइम बहुत लॉन्गर है, इन सारी सर्कमस्टांसेस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगी एंड वाइस वर्सा। तो इन सारे फैक्टर्स की बेसिस पे आपको सिर्फ जब क्वेश्चंस आएंगे तो यही पूछा जाएगा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, अगर आपको क्वेश्चन में कोई सीजनल प्रोडक्ट दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हाई है या लो है, तो आप ये देखेंगे कि उस प्रोडक्ट का पीक सीजन है या फिर लीन सीजन है, उसी हिसाब से आप आंसर करेंगे। या क्रेडिट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपने क्रेडिट इतने महीने का अवेल करा और इतने महीने का आप अलाउ कर रहे हैं, तो उस केस में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है या कम है। तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही लॉजिकल बेसिस पे, बिना रटे, आपको क्लियरली खुद ही पता लग जाएगा
कि पर्टिकुलर फैक्टर में या पर्टिकुलर सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होंगी या कम और क्यों होंगी। सो विद दिस बच्चों आई एंड अप दिस चैप्टर 9। आई होप कि आपने इससे पहले के भी वीडियो लेक्चर्स देख लिए होंगे। मैंने चैप्टर 9 की प्लेलिस्ट बना दी है सेकेंड बुक की। उसके बाद अभी हमें चैप्टर 10 करना है जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है, और दोनों चैप्टर्स कवर अप करने के बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जैसा कि पास्ट ट्रेंड है, जैसा कि हम करते आए हैं। जब वॉल्यूम 1 यूनिट 1 2 3 हमने करा था उसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने डिस्कस किए थे, यूनिट 4 और 5 करा था उसके भी मैंने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे, और 6 7 8 के भी करे थे। तो वो सारे यूनिट्स 1 से लेकर 8 तक की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उन सबको साथ साथ बच्चों में बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूं रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अब सिलेबस बिल्कुल खत्म पर ही है। ये 2 चैप्टर्स खत्म करने के बाद 2 चैप्टर्स और बचेंगे, और उसके बाद हम कलेक्टिव रिवीजन करेंगे सारे सिलेबस की। तो आप सारी वीडियोस को देख लीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूं कि उन वीडियो लेक्चर्स को देखकर और बस थोड़ा सा टाइम आप क्वेश्चन एंड आंसर्स में लगा दीजिए, आपकी फुल प्रिपरेशन हो जाएगी एनुअल एग्जाम्स के लिए। So see you next time with another chapter of financial management, that is financial markets. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.